आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था वो नाउन था। तो अब हम नाउन को डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम नाउन के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है काइंड्स ऑफ नाउन में पहला जो नाउन का प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में इसका अनुवाद करें तो प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कल हमने पढ़ा था, इन दो नाउन को हमने कल पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो नंबर 1 देखें, उसमें आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में अंतर करना एकदम डिटेल से बताया। तो आज हम पांचों प्रकार, कुल मिला के नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इंग्लिश के अंदर नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उन पांचों के नाम आपके सामने हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के ये 5 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, हिंदी में इनका हिंदी में रूपांतरण करके देखें तो प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट वाला है नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के ये 5 प्रकार होते हैं। इनमें से 2 को हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी नाउन में क्या भिन्नता है, पहले थोड़ा मैं ये बता दूं कि ये जो ऊपर वाली चारों नाउन्स हैं, ऊपर वाली चारों का मतलब हो गया नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक, नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक, ये सारी नाउन जो होती है इनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और जो 5th है, जो 5वां नाउन का रूप है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो नंबर 5 वाली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ऊपर वाली चारों से थोड़ी सी भिन्न है। थोड़ी सी क्या, बहुत भिन्न है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में बिल्कुल अलग ही होती है। मैं थोड़ा आपको, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अंतर बता देता हूँ कि ये जो चारों नाउन है, ऊपर वाली जो चारों नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन नाउन को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पकड़ सकते हैं। यानी कि ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं, है ना। यानी कि हम इनको देख सकते हैं, हम इनको छू सकते हैं, इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, इनको छू भी सकते हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है? कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। जैसे आँख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा हम सुनते हैं, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं। एक और कौन सी रहेगी? नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। हमारी 5 सेंसेस जो होती हैं, हमारी बॉडी में भी 5 प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। उनका काम है देखना, सुनना, स्पर्श करना या स्पर्श को समझना, और स्वाद को समझना और उसकी सुगंध को समझना। ये उनके काम है। तो जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन है,
ये चारों हमारी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा की पकड़ में आ जाता है, यानी कि इनके द्वारा हम इनको अनुभव कर लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो पांचवा प्रकार है नाउन का, वो थोड़ा हटके है। वो हमारी इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, हम उसका टेस्ट यानी कि स्वाद नहीं ले सकते, और हम उसको सूंघ भी नहीं सकते, उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते। तो ऐसी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय की पकड़ में आता है। और हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय जो है सिक्स्थ सेंस, वो है हमारा दिमाग। तो ये मन की बातें हैं, मानसिक प्रक्रिया होती है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये हमारी मुख्य जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी पकड़ में नहीं आता, इसको हमें मन से, दिमाग से समझना पड़ता है। ये मानसिक क्रियाएं हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। प्रॉपर हमने पढ़ लिया, कॉमन हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। आज हम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिटेल से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब है काइंड्स ऑफ नाउन का थर्ड पार्ट, थर्ड काइंड कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन समूह का नाम है। कलेक्टिव नाउन किसी के भी समूह का नाम है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है ए नेम ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम। ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अदर क्रिएचर्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। ए नेम ऑफ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप का नाम, और वो ग्रुप किसका हो? वो ग्रुप व्यक्तियों का हो या अदर क्रिएचर्स यानी दूसरे प्राणियों का हो, पशुओं का भी हो सकता है, और थिंग्स या फिर वस्तुओं का हो। इट मीन्स व्यक्तियों के समूह के नाम, वस्तुओं के समूह के नाम और दूसरे प्राणियों के समूहों के नाम या समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? व्यक्तियों के समूह का नाम है, अन्य प्राणियों के समूह का नाम है और वस्तुओं के समूह का नाम है। कलेक्टिव नाउन किसी समूह का नाम है, चाहे वो समूह व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो या दूसरे जीवों का हो, दूसरे पशुओं का हो। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पर आया हुआ है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह के नाम कैसे होते हैं? देखो, ए ज्यूरी ऑफ जजेस। ज्यूरी किसे कहते हैं? ज्यूरी का मतलब होता है जज बैठते हैं, 4-5 जज बैठते हैं, वो सारे जज मिलकर निर्णय करते हैं। उन जजों के जो पैनल होता है, उस पैनल को हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी में एक से ज़्यादा जज होंगे, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया, जजों का समूह। अगर शॉर्ट में कहें हम हिंदी में, तो न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों के समूह के लिए एक कलेक्टिव नाउन बन गया, एक वर्ड बन गया पर्टिकुलर, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। ओके, नेक्स्ट है बेबी ऑफ लेडीज। बेबी ऑफ लेडीज, ए बेबी ऑफ लेडीज। बहुत सारी लेडीज है, 5 लेडीज, 10 लेडीज, वो पूरे झुंड में है, पूरे ग्रुप में है, ठीक है ना। तो उन नारियों के ग्रुप को हम बोलते हैं बेबी। ठीक है, बेबी कलेक्टिव नाउन है, एक ऐसा वर्ड है जो
बहुत सारी नारियों के एक ग्रुप को इंगित करते हैं, एक ग्रुप के बारे में बताते हैं, उसको हम बोलते हैं बेबी। टीम का तो आपको पता ही है, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, खो खो टीम है, कबड्डी की टीम है। उनमें क्या है, टीम क्या होती है हकीकत में, खिलाड़ियों का समूह होती है, ठीक है ना। कोई भी खेल हो, उस खेल से संबंधित खिलाड़ियों के समूह को ही हम टीम कहते हैं। तो टीम भी कलेक्टिव नाउन है। अब देखो, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती है या दूसरे प्राणी हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन को हम एक यूनिट की तरह समझते हैं, या फिर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट होती है। पूरा ग्रुप में एक से अधिक लोग हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टिव नाउन को हम एक मानते हैं। जैसे टीम है, इंडियन टीम, भारतीय टीम, तो भारतीय टीम एक है, उसमें प्लेयर्स एक से ज़्यादा हैं, लेकिन सारे प्लेयर्स के समूह को हम टीम कहते हैं। वो टीम एक है, इसलिए हम इसको एक वचन, ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये एक वचन होता है, इसका बहुवचन भी बनता है, क्योंकि जो टीम है या जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप का कार्य एक होता है, उस ग्रुप का मकसद एक होता है। और जब किसी ग्रुप के मकसद को, यानी कि सारे ग्रुप के सदस्यों का मकसद एक होता है, तब वो एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं, और वो यूनिट एक होती है, एक वचन होती है। इसलिए कलेक्टिव नाउन एक वचन होते हैं, उनका बहुवचन भी बनता है, ठीक है। खिलाड़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रुप में मेंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन सारे मेंबर्स का लक्ष्य एक होता है, कार्य एक होता है, उद्देश्य एक होता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं या सिंगुलर होती है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल भी बनता है, जैसे टीम का टीम्स हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है 2 नंबर पर आया हुआ है कि अदर क्रिएचर्स, ठीक है, और थिंग्स। अब थिंग्स का उदाहरण लेते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया वस्तुओं का ग्रुप या वस्तुओं का कलेक्शन, ठीक है। तो वस्तुओं के कलेक्शन, एक से अधिक वस्तुओं को मिलाकर जो कलेक्शन बनता है, उसका एक यूनिक नाम हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जैसे एल्बम, ठीक है, एन एल्बम ऑफ फोटोज, जैसे शादी की फोटो है, एंगेजमेंट की फोटो है, या मान लो कोई भी फंक्शन है, उनका हम एल्बम बनाते हैं। आजकल तो डिजिटल मीडिया है, तो मोबाइल और कंप्यूटर में, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर में भी एल्बम बन जाता है। तो एल्बम में एक से अधिक फोटो होते हैं, एक से अधिक पिक्चर्स होती हैं, फिर भी उस एल्बम को हम पिक्चर्स के, उस फोटोज के ग्रुप को, फोटो यानी वो थिंग है, उसके ग्रुप को हम एक नाम दे दिया, कलेक्टिव नाउन एल्बम। एल्बम सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा कि ये बहुत सारा बड़ा एल्बम है, शादी का एल्बम है, उसके अंदर बहुत सारी फोटोज है, लेकिन एल्बम तो एक है। एल्बम के अंदर थिंग्स यानी कि फोटोज अलग अलग है, लेकिन पूरा एल्बम एक है, वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी होगी। अब टोकरी, फूलों की टोकरी हो सकती है, एक से ज़्यादा फूल हो सकते हैं, मालाएं हो सकती है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, इसमें टी साइलेंट है, इसको बोलते हैं बुके, BOUQUET, बुके। बुके मीन्स फूलों का गुलदस्ता। जब कोई मेहमान आते हैं या नियर वन या डियर वन आते हैं, तो उनको, उनके सम्मान के लिए, उनको खुश करने के लिए फूलों का गुलदस्ता देते हैं, भेंट करते हैं उनको। तो फूलों के गुलदस्ते में क्या होता है, गुलदस्ता तो एक है, लेकिन फूल अनेक होते हैं, तो फूलों का समूह है, बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का वो समूह हो गया, उसको हम कलेक्टिव नाउन बुके शब्द द्वारा उसको जानते हैं। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है अदर क्रिएचर्स के ग्रुप। मनुष्य और वस्तुओं के अलावा दूसरे जितने भी प्राणी हैं, जानवर है, पशु है, पक्षी है, उनके ग्रुप को भी हम कलेक्टिव नाउन, उनके ग्रुप के लिए भी कुछ नाम है, और वो नाम निश्चित रूप से कलेक्टिव नाउन होंगे। जैसे ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्राणियों के, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। ये उदाहरण चल रहा है, व्यक्तियों के समूह के उदाहरण आपके सामने पेश है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं
का समूह। वस्तुओं के समूह कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से मेरे उदाहरण आपको दो तीन दिए हैं, और आप जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जो कंप्यूटर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, उनमें आपको इसमें 20-20, 30-30 उदाहरण मिलेंगे। हर नाउन के लगभग 50 उदाहरण मिल जाएंगे, और हर उदाहरण को डिटेल से समझाया हुआ होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें। ये जो आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए है। इसका कंप्यूटराइज प्रिंट और कंप्यूटराइज नोट्स जो है वो बहुत ही डिटेल से बनाए हुए हैं, बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए हैं। उन नोट्स को आप जरूर पढ़ें, उसमें आपकी सारी विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी। और फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट लिखें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह। एल्बम, एन एल्बम ऑफ फोटोज, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अब बास्केट ऑफ भी है, वो फ्रूट्स फलों की भी हो सकती है ना, फूलों की भी हो सकती है। तो बास्केट अलग अलग हो सकती है, लेकिन बास्केट जो है उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना, इसलिए उसको हम कलेक्टिव नाम कहते हैं। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों के, अदर क्रिएचर्स, यहाँ अदर आना चाहिए। ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों का समूह है। अब अन्य प्राणी यानी मनुष्य के अलावा जो प्राणी होते हैं, अन्य प्राणियों का समूह। इसमें ए ट्रूप ऑफ लॉयंस, शेरों की टुकड़ी। ए ट्रूप ऑफ, ट्रूप यानी टुकड़ी, चाहे वो शेरों की है, बाघों की है, चीते की है, ठीक है ना, चाहे टाइगर्स की है। ट्रूप ऑफ टाइगर्स, ए ट्रूप ऑफ लॉयंस। तो यहाँ ट्रूप जो है उनकी जो भीड़ है या उनकी जो एक से अधिक शेर है, उनको हम ट्रूप कहते हैं। इसी तरीके से ए हेड ऑफ कैटल्स, ए हेड ऑफ कैटल्स, मवेशियों का समूह है। मवेशी मीन्स पशुओं का समूह, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ स्पैरो, ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ पिजन। कहने का मतलब है, फ्लॉक का मतलब हो गया जो पक्षी उड़ते हैं समूह के अंदर, चाहे वो चिड़ियों का समूह है या कोई भी पक्षी का समूह है, तो उस उन पक्षियों के समूह को हम बोलते हैं फ्लॉक, ठीक। इसी तरीके से ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का समूह, जैसे बकरियों का समूह है या भेड़ों का समूह है, उसको हम हेड ऑफ कैटल्स भी कह सकते हैं, और फ्लॉक ऑफ गोट या फ्लॉक ऑफ शीप्स, स्पेशली फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का समूह। तो इस तरीके से ये शब्द जो है ये आपको एक वचन दिखते हैं। एक वचन इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनका मकसद एक होता है, ये एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं, इसलिए एक वचन है। वास्तव में इस वर्ड में, चाहे वो इस ग्रुप में, चाहे वो पक्षियों का ग्रुप हो, पशुओं का ग्रुप हो, अन्य प्राणियों का ग्रुप हो, चाहे वो व्यक्तियों का ग्रुप हो, चाहे वो नर का ग्रुप हो, चाहे नारियों का ग्रुप हो, चाहे जजों का ग्रुप हो, चाहे फोटोज का ग्रुप हो, उसमें एक से अधिक मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन, मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम है, और वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है। किसी का मीन्स वो व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है। अब व्यक्तियों के ग्रुप में या तो आदमियों का ग्रुप होगा या औरतों का ग्रुप होगा, जाहिर सी बात है। या फिर वस्तुओं का ग्रुप भी हो सकता है, वस्तुएं अनेक होती है, उनके ग्रुप भी अनेक होते हैं। और आप जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसी तरीके से वो ग्रुप वस्तुओं का हो सकता है, अन्य प्राणियों का हो सकता है, और व्यक्तियों का होता है। क्लियर? तो उम्मीद है मुझे कलेक्टिव नाउन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब कलेक्टिव नाउन से संबंधित 2-3 नियम हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब है रूल
रूल्स फॉर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के लिए काम आने वाले नियम। नियम इसलिए है क्योंकि अगर हम इनको नियम के हिसाब से पढ़ लें तो कभी हम इनको भूलेंगे नहीं, और इस रूल को फॉलो करके हम कलेक्टिव नाउन से संबंधित सेंटेंसेस में मिस्टेक करने से बच जाएंगे। ओके, तो क्या नियम है? समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है उनके लिए क्या नियम है? पहला नियम है, लिखते समय कलेक्टिव नाउन का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रॉपर नाउन के लिए नियम और कॉमन नाउन के लिए नियम, वही अब है कलेक्टिव नाउन के लिए नियम। मुख्य रूप से नियम, आपको 3 नियम ध्यान में रखने हैं, 3 बातें ध्यान में रखनी है कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है या नहीं है, नाउन लिखते समय नाउन का पहला अक्षर बड़ा होगा यानी कि कैपिटल लेटर में होगा या स्मॉल लेटर में होगा, और एक उस नाउन का प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा। ये 3 बातें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये नियम मैंने 3 ही लिखा है। पहला नियम वही हो गया कि लिखते समय कौन सा लेटर आएगा, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा? स्मॉल लेटर आएगा। अगर वाक्य के शुरू में कलेक्टिव नाउन नहीं आया है तो आपको मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि फुल स्टॉप के बाद जब वाक्य शुरू होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो चाहे वो कोई सा भी नाउन हो, ओके, या नाउन हो या नाउन के अलावा भी कोई हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत का पता चलता है। सेंटेंस की शुरुआत में चाहे नाउन हो या दूसरे प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सभी का पहला लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर यानी कि पहली एबीसीडी का आएगा। ओके, उसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में नहीं है तो फिर उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होगा। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन का बहुवचन हमेशा बनता है। अब सेकंड आपको ये देखना है कि उसका सिंगुलर और प्लूरल यानी कि उसका बहुवचन बनेगा या नहीं बनेगा। अब बहुवचन बनने के लिए ये अति आवश्यक है कि जो नाउन का रूप है जिसका आप बहुवचन बना रहे हो वो सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर होगा तभी तो वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। और हमने अभी स्पष्ट किया था कि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क मीन्स ग्रुप का नाम है जिसमें एक से अधिक वस्तुएं, व्यक्ति हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर मानते हैं। अब चूंकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है इसलिए उसका प्लूरल भी बनेगा। ओके, तो कलेक्टिव नाउन का जो सेकंड है कि इसका बहुवचन हमेशा बनता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्मॉल लेटर को आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड है, कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कौन से होते हैं आपको पता है? पहला होता है ए, सेकंड होता है एन और थर्ड होता है द, ए एन द। ए का मतलब होता है एक, ठीक है। एन का मतलब भी होता है एक, और दा का मतलब होता है विशेष, है ना। इसका कोई वैसे मतलब नहीं होता है, जिनके बारे में इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ इसके बारे में पता होता है तब हम द लगाते हैं। और एक वचन के लिए ए और एन लगाते हैं। ए कब लगाते हैं? जब किसी भी नाउन, जो नाउन ही होगा, किसी भी नाउन का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, यानी कि व्यंजन से शुरू होगा। के से लेकर गे तक जो साउंड होते हैं अपने हिंदी के हिसाब से देखें, और वो संख्या में एक है तो उससे पहले ए आएगा। एन तब लगता है जब साउंड वोवेल साउंड होगा, यानी कि स्वर वाला साउंड होगा। ए आ ई से लेकर अंग एह तक जो लाइन होती है, स्वर होते हैं, उन स्वरों से अगर उसका साउंड स्टार्ट हो रहा है तब उससे पहले एन आएगा, अगर एक के अर्थ में हम उसको यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल्स जो है वो उसका प्रयोग हमेशा होता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल्स हमेशा आएंगे। आर्टिकल्स मीन्स ए एन द का प्रयोग हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है सही मायने में एक जो कलेक्टिव नाउन है ये कॉमन नाउन का ही एक पार्ट है।
ठीक है, हिंदी में हम इसको जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन में ही पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, फिर 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा और 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। हिंदी के अंदर संज्ञा के 3 ही रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा कि 5 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 5 प्रकार। उसमें जो मेटीरियल नाउन है और जो कलेक्टिव नाउन है वो कॉमन नाउन से थोड़ा सा और अधिक एनालाइज करके, कॉमन नाउन से थोड़ा और अधिक उसका विश्लेषण करके कॉमन नाउन का उसको 2 पार्ट अलग बना दिए, एक मेटीरियल नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। हिंदी में हम इनको जातिवाचक संज्ञा में ही पढ़ते हैं। इसलिए चूंकि कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से ही आया है, ठीक है, या कॉमन नाउन जैसा ही होता है, इसलिए कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा लगता है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा लगता है, ठीक है। कॉमन नाउन का प्लूरल भी बनता है, ठीक है, और कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होता है। तो ये जो कॉमन नाउन वाले जो रूल्स है सेम टू सेम कलेक्टिव नाउन के रूल होते हैं। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से निकला हुआ है, तो कॉमन नाउन के सारे रूल्स ही कलेक्टिव नाउन वाले रूल्स है। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है ये तो आप ही देख लोगे। आप रोजाना इन वीडियोस को देखते रहें, बराबर देखते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। इंग्लिश ग्रामर की ये क्लासें आपकी सारी एकेडमिक कक्षाओं जैसे कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक आरबीएसई बोर्ड की जो भी कक्षा है उन सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। हम आगे इनके बाद में टेंसेस करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं। तो ये सभी स्कूली शिक्षा के जो बच्चे हैं, चाहे कक्षा 7-8 से लेकर कक्षा 12 तक का है या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये काम आने वाली है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे प्रीबीएसटीसी है, प्रीबीएड है या रीट मेंस है जैसे अभी आ रही है जनवरी के अंदर, एलडीसी की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस काम के हैं। आप अगर स्टार्टिंग है, आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, तो धीरे धीरे आप बहुत ही शुरुआती, क्योंकि अभी ये बहुत शुरुआती टॉपिक है, इसलिए अगर आपका बेसिक शुरुआती ज्ञान थोड़ा कम है या आप उसको और अधिक करना चाहते हो तो आप बने रहिए हमारे चैनल द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। इन वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखोगे तो आप कमेंट भी ज़रूर करो कि ये वीडियोस आपके लिए कितने उपयोगी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या और अधिक हम कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।